हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अल्फा लर्निंग। इमेजिन कीजिए 1770s का कैलकाटा। चारों तरफ सुपर डीप ब्लाइंड फेथ, कास्ट रिजिडिटी और ऐसे कस्टम्स जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। ऐसे माहौल में एक व्यक्ति एक सवाल पूछता है, कैन माई गॉड बी दिस क्रूअल? आज हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय जी की, जिन्हें द डॉन ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। उनका एक सिंपल मानना था कि ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। और ये उनकी पूरी स्टोरी है, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन के खिलाफ एक प्रॉपर रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक क्रुसेड शुरू किया। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार में। नाउ, राम मोहन रॉय का जन्म मई 22, 1772 में हुआ था। ये बहुत वेल्दी यानी अमीर और हाइपर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम रामकांतो रॉय, ये एक बहुत पावरफुल ज़मींदार थे, और इनकी माताजी तारिणी देवी बहुत डीपली रिलीजियस थी। इनके चारों तरफ रिचुअल्स, कास्ट रिजिडिटी और एनिमल सैक्रिफाइस देखने को इन्हें मिला। जब ये मात्र 16 साल के थे, इन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख दी, जिसमें उन्होंने आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन के खिलाफ लिखा। इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होके उनके पिताजी ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो अपने बिलीव्स बदलो या फिर घर छोड़ के चले जाओ। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में एग्जाइल यानी घर छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने कहा, एथिज्म इज़ नॉट रिजेक्टिंग आइडल्स, एथिज्म इज़ नोइंग द ट्रूथ एंड सपोर्टिंग अ लाई। यानी कि एथिज्म का मतलब सिर्फ आइडल्स को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि सच को जानकर भी एक लाई को सपोर्ट करना सबसे बड़ा एथिज्म है। आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट वेपन रैशनैलिटी, यूनिवर्सल ट्रुथ एग्जिस्ट अबव ऑल रिलीजन्स, टेस्टेबल ओनली बाय लॉजिक एंड रीज़न। अब घर से निकलने के बाद इनकी असली इंटेलेक्चुअल इनक्रेडिबल जर्नी शुरू हुई। उन्होंने 3 बड़े लर्निंग हब्स का रुख किया, तिब्बत, पटना और वाराणसी। यहाँ पहले हम बात करेंगे तिब्बत की। यहाँ बुद्धिज़्म को स्टडी करने गए थे वे। जब वहाँ के ऑर्थोडॉक्स मॉन्क्स ने उन्हें पर अटैक किया या उन्होंने अटैक करना चाहा, तो वहाँ की जो लोकल महिलाएं थे, उन्होंने उन्हें बचाया और उनका लाइफ लॉन्ग एक रिस्पेक्ट जाग गई उनके अंदर जेंडर इक्वालिटी को लेके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पटना। पटना में उन्होंने अरेबिक एंड ग्रीक लॉजिक सीखा। उन्होंने कुरान, सूफी से मोनोथिज्म यानी कि एक ईश्वर, वन गॉड का कॉन्सेप्ट सीखा और इतनी गहराई से समझा कि उन्हें ज़बरदस्त मौलवी का टाइटल भी प्राप्त हुआ। उनकी रैशनैलिटी, मेथडोलॉजी यहीं से शुरू हुई, यानी तार्किक सोच उनकी पूरी की पूरी यहीं से शुरू हुई। नेक्स्ट इज़ वाराणसी। यहाँ उन्होंने वेदांता और उपनिषद्स पढ़े। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो एंशियंट रूट टेक्स्ट हैं, वो भी सिर्फ एक फॉर्मलेस गॉड की बात करते हैं, और असली जो करप्शन है वो लालची प्रीस्ट जो है वो फैला रहे हैं हमारे स्क्रिप्चर्स ने। ओके, द प्रॉब्लम वाज प्रीस्ट नॉट द रिलीजन। ओके, लेट्स मूव अहेड। द यूनिवर्सल ट्रुथ। अपने इस सारे नॉलेज को कंबाइन करके राम मोहन राय ने प्रीस्टली मेडिटेशन
और आइडल वर्शिप पर अपना पहला अटैक किया। उन्होंने मुंडका उपनिषद से संदेश उठाया, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, उसको अपना बेस बनाया। 1803 में उन्होंने पर्शियन में अपनी पहली बुक लिखी, तोहफत उल मुअद्दीन, अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, जहां उन्होंने लिखा कि मिरेकल्स सिर्फ इग्नोरेंस की देन है। एंड 1814 में आत्मीय सभा उन्होंने बनाई, जहाँ पे ये पहला ऐसा इंटेलेक्चुअल क्लब था कलकत्ता में। बंद दरवाज़ों पे वो बात करते थे इन अंधविश्वासों पे। अब ये बात लोगों को इतनी ट्रिगर कर गई कि उन्हें डेथ थ्रेट्स आने लगे और उनकी अपनी मदर ने कोर्ट में उनके अगेंस्ट टेस्टिफाई भी कर दिया। बट वो स्टिल नहीं आ रहे, वो अपनी लड़ाई लड़ते गए। अब ये था उनके जीवन का एक वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स, द फायर ऑफ अलकनंदा। उनके जो ब्रदर थे जगमोहन, उनकी डेथ के बाद अलकनंदा जी यानी उनकी सिस्टर इन लॉ को ड्रग दे दिया गया, कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया एंड फोर्स किया गया कि वो उनके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर में बैठे एंड उनके साथ ही जले, यानी सती के लिए उन्हें फोर्स किया गया। ओके, नाउ जैसे ही आग की लपटें उनको टच करने लगी, फ्लेम्स उन्हें टच करने लगी, तो वो कूदने की कोशिश करने लगी और अपनी जान की भीख मांगने लगी कि लेट मी लिव। बट जो लोग थे उन्होंने बैम्बू के पोल्स पकड़े, उन्हें वापस से उस फायर में ढकेलने लगे। अब वो दर्द से चीख रही थी, तो उस चीखों को दबाने के लिए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बजाने शुरू किए एंड ये सब देख रहे थे हेल्पलेस राम मोहन रॉय जी। उन्होंने उस दिन एक प्रण लिया, आई स्वेयर दैट एज लॉन्ग एज आई हैव ब्रेथ इन माई बॉडी आई विल नॉट लेट एनी डॉटर ऑफ इंडिया बी सैक्रिफाइस्ड टू फायर, यानी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक भारत की किसी भी बेटी को इस तरह आग में सैक्रिफाइस होने नहीं दूंगा। नाउ इतना ट्रोमैटिक नज़ारा देखने के बाद उन्होंने बनाया ट्रायड ऑफ रिफॉर्म। अब राम मोहन सिर्फ इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक प्रॉपर ट्रायड ऑफ रिफॉर्म यानी 3 वे स्ट्रेटजी बनाई, ग्राउंड डिफेंस, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एंड लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट। ओके, पहला था उनका ग्राउंड डिफेंस। उन्होंने कलकत्ता के जो भी क्रिमेशन ग्राउंड्स थे, घाट्स थे, उन पर वॉलंटियर्स की टीम लगाई जो ज़बरदस्ती सती करने वाली भीड़ को फिजिकली रोकते थे। नेक्स्ट था इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। उन्होंने प्रीस्ट जो थे उन्हें ओपनली डिबेट के लिए चैलेंज किया और इसके पीछे की इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेसी को भी सामने लाया कि जो सती है वो ग्रीड यानी लालच के लिए होता है, ना कि किसी भी और चीज़ों के लिए कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है या फिर किसी और चीज़ के लिए। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ कि जो विडो की प्रॉपर्टी है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड वो उससे ना मिले, वो किसी और को मिल जाए, तो वो सती परफॉर्म करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट। उन्होंने सती से होने वाली डेथ्स का एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया ताकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ लाने के लिए मजबूर किया जा सके। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। टर्निंग द टेक्स्ट, beating orthodoxy at its own game। राम मोहन राय जानते थे कि अगर जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ना उनको हराना है तो उन्हें उन्हीं के गढ़ यानी उन्हीं के टर्फ पर हराना होगा। पंडित जो थे, प्रीस्ट जो थे, वो मनुस्मृति का आधा अधूरा ज्ञान देते थे, है ना, कि आधे अधूरी बातें बताते हैं। वो बोलते थे कि ये जो जलना है सती बन के वो एक बहुत सीक्रेट ड्यूटी है। ओके, नाउ इमेजिन कीजिए हाउ कैन बर्निंग बी अ सीक्रेट ड्यूटी फॉर अ विडो।
वो कहते थे इससे आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है बिकॉज ऑफ फायर। ठीक। तो उन्होंने उनसे डिमांड किया कि आप मुझे एक सिंगल लाइन दिखा दीजिए जो हमारे वेदास या उपनिषद में है और जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने उन्हें सीधा मनुस्मृति से ही एक दिखा दिया कि मनुस्मृति कहती है कि जो विडोज़ हैं वो अपनी लाइफ रिस्ट्रेनमेंट में जिए, ना कि उन्हें जलाया जाए। उन्होंने भगवत गीता को भी वेपनाइज किया, एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया और बोला वेपन्स कैन नॉट कट द सोल, फायर कैन नॉट बर्न इट, वट मेरिट डू यू अर्न बर्निंग अ सोल। उन्होंने कहा कि जब सोल इमॉर्टल है तो एक लिविंग बॉडी को जलाकर आप कौन सा स्पिरिचुअल मेरिट कमा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट द वेपन ऑफ इंक, बर्थ ऑफ फ्री प्रेस। अब सिर्फ घाट्स पर डिबेट करना काफ़ी नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को अपना वेपन बनाया। 1821 में उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर शुरू किया, संबत कौमुदी, ओके, जर्नल शुरू किया जिसका मतलब है मून ऑफ इंटेलिजेंस। ये इसमें उन्होंने सती की जो क्रूअल्टी है वो एक्सपोज की और इकोनॉमिक रून ऑफ बंगाल्स वीवर, जो उनकी समस्या है इकोनॉमिकली, वो भी उन्होंने बताई। 1822 में उन्होंने एक जर्नल पर्शियन में शुरू किया जो कि मुग़ल, जिसका नाम था मिरत उल अखबार, जो कि मुग़ल कोर्ट तक पहुँचे और वो इन्फ्लुएंस कर पाए इंटेलेक्चुअल, नॉर्थ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को। नाउ 1823 में ऑफिशिएटिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने प्रेस की फ्रीडम को ख़त्म करने के लिए एक बहुत कड़ा प्रेस ऑर्डिनेंस लाया, तो रॉय ने लाइसेंसिंग के सामने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट में अपना न्यूज़पेपर बंद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और कहा अ फ्री प्रेस इज़ एज नेसेसरी टू अ फ्री एंड एनलाइटेंड सोसाइटी एज ब्रेथ इज़ टू द ह्यूमन बॉडी। यानी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए फ्री प्रेस उतना ही ज़रूरी है जितना एक ह्यूमन बॉडी के लिए सांस है, राइट। नेक्स्ट इज ब्रह्मो समाज। 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ये कोई एक नया रिलीजन नहीं था बल्कि एक स्पिरिचुअल रेबिलियन था। ये समाज उपनिषद के कोर प्रिंसिपल एकम एवा अद्वितीयम, यानी ही इज़ वन विदाउट अ सेकेंड, पे आधारित था। यहाँ प्रीस्टली मेडिटेशन की कोई जगह नहीं थी। वो मानते थे कि हर एक व्यक्ति जो है क्रिएटर यानी गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आइडियल यानी मूर्ति पूजन नहीं होती थी, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होता था, और यहाँ पे कास्ट अनटचेबिलिटी या फिर कोई भी जेंडर हायरार्की की पुरुष ऊपर है महिलाएं नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। वो कहते थे कि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है, कोई आइडल वर्शिप नहीं, कोई एनिमल सैक्रिफाइस नहीं, किसी और धर्म की कोई बेइज्जती नहीं होगी यहाँ पे। और उनका मानना था कि सोशल रिफॉर्म हो, विडो रीमैरिज एंड विमेन एजुकेशन के बारे में वो और आगे बढ़ना चाहते थे थ्रू दिस ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट कम्स द मीटिंग ऑफ सिविलाइजेशन, रॉय एंड बेंटिक। नाउ 1828 में लॉर्ड बेंटिक इंडिया के गवर्नर जनरल बने। बेंटिक रिफॉर्म तो चाहते थे लेकिन वो डर रहे थे कि इस चक्कर में मिलिट्री म्यूटनी यानी सैनिक विरोध ना करने लगे, और लंदन से भी उनको इंस्ट्रक्शंस आए थे कि आप अवॉइड करिए कि कोई भी ऐसा रिलीजियस इंटरफेरेंस ना करे, दखल अंदाजी ना करे। तो ये चीज़ के लिए उन्हें कहा गया है राम मोहन रॉय ने कि
आप हमारे रिलीजन को अटैक नहीं कर रहे, आप हमारे ही जो एंशियंट टेक्स्ट है उन्हें इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक, कि लोग उसे पढ़े और उसे समझे। और उन्होंने भी ये भी कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ये नहीं है कि वो पॉपुलर बने, उनकी जॉब है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे। अब उस उन्होंने रॉय ने एक पॉलिटिकल लिवरेज दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। उन्होंने एक डेटा दिया कि कैसे हर साल 600 से 800 सती डेथ्स होती है बंगाल में, राइट। इससे बुलेट प्रूफ स्क्रिप्चुअल आर्ग्यूमेंट प्रूविंग सती वॉज अ लेटर करप्शन, कि सती कोई परंपरा नहीं थी, ये बस एक करप्ट रिचुअल था। नाउ नेक्स्ट, द स्ट्रोक ऑफ पेन 1829। दिसंबर 4, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 को साइन कर दिया। इसमें बोला गया कि सती जो है वो तुरंत ही इमीडिएटली इलीगल है, पनिशेबल भी है, और इसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। इसे क्लासिफाई किया गया एज कल्पेबल होमिसाइड। अ ट्रेडिशन जो कि बहुत भयानक था, जो सालों से चलता आ रहा था, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया विद लॉजिक, एम्पथी एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अलाइनमेंट, विदाउट विदाउट एनी वॉर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नाउ नेक्स्ट आया क्रॉसिंग द ब्लैक वाटर डिफाइन द फाइनल टैबू। अब जो ये ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनकी एक सभा थी जिसे कहा जाता था धर्म सभा। इन्होंने अपील डाली प्रिवी काउंसिल में इन लंदन और बोला कि आपने जो बैन लगाया है वो हमारे रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी को वायलेट कर रहा है। तो अब इसे डिफेंड करने के लिए किसी ना किसी को तो जाना पड़ता और ओशंस क्रॉस करना पड़ता। तो लेकिन इस ओशन क्रॉस करने के पीछे भी एक टैबू था, इसे कहा जाता था काला पानी, ठीक। इससे क्या होता था, उन्हें जो ब्राह्मण्स थे जो ओशन क्रॉस करके जाते थे उन्हें निष्कासित एक्सकम्युनिकेशन भी कर दिया जाता था कि आप नहीं जाएंगे। तो किसी ना किसी को जाना था एंड राम मोहन रॉय जी ने अपने कास्ट स्टेटस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी महिलाओं की जिंदगी को, और उन्हें एम्परर अकबर टू ने टाइटल दिया राजा का। एंड उन्होंने 1830 में एल्बियन शिप बोट की, एंड फाइनली ये आखिरी टैबू भी उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। नेक्स्ट उन्हें कहा जाने लगा द ग्लोबल एम्बेसडर। प्रिवी काउंसिल में वो गए 1932 में, उन्होंने धर्म सभा की, प्रिवी काउंसिल ने धर्म सभा की अपील को रिजेक्ट कर दिया और फाइनली सती एक परमानेंट बैन रह गया। वो सिर्फ सती तक ही नहीं रहे, उन्होंने अपनी फाइट जो थी वो थोड़ी ब्रॉड कर दी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे कुछ चीज़ें रखी। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट में जूरी होती है उसमें इंडियंस भी होनी चाहिए, एंड सिविल सर्विसेज में जो हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें इंडियंस भी होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा जो वेल्दी ज़मींदार हैं, वेल्दी लोग हैं, वो जो टेनेंट फार्मर्स होते हैं उन्हें बहुत परेशान करते हैं, तो उन टेनेंट फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम करे जाने चाहिए। अब उनके बारे में जेरेमी बेंथन ने एक चीज कही, आई केम टू मीट अ ग्रेट स्कॉलर बट आई एम मीटिंग अ मैन हु इज अ वॉकिंग यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट आता है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा मेटाफर दिया था एक बर्ड को लेके। उन्होंने कहा था ये सोसाइटी एक बर्ड की तरह है जिसके दो पंख है, एक मेल विंग एंड एक फीमेल विंग। अगर आप एक विंग को बांध के रखते हैं, उसे उड़ने की आज़ादी नहीं देते हैं, तो ये पूरी जो फ्लाइट है ये पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, एक पंछी उड़ नहीं पाएगा अच्छे से। तो वो इनका एक और चीज़ कहना था कि आप वुमेन को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते, फिर आप कहते हैं कि उनका
इंटेलेक्ट जो है वो बहुत कम है। एंड उन्होंने इसे कंपेयर किया था, उन्होंने कहा था ये तो वही बात हो गई कि आप एक इंसान की आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, यू आर ब्लाइंड फोल्डिंग समवन एंड देन यू आर ब्लेमिंग दैट पर्सन कि वो देख नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने नींव रखी परमानेंट वुमेन एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड विडो रीमैरिज की इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट कम्स, अब उन्हें टाइटल दिया गया था राजा का बाय एम्परर अकबर टू, और उन्हें एज एन एम्बेसडर भेजा गया था इंग्लैंड। क्यों? ताकि इनकी जो पेंशन है वो बढ़ा सके एंड सती बैन का ओवरटर्न ना हो, धर्म सभा ना जीते। और राजा टाइटल इन्हें इसलिए भी दिया गया था ताकि कोर्ट्स में इन्हें थोड़ी ज्यादा मान्यता मिले, इनकी बात थोड़ी अच्छे से सुनी जाए। लास्ट हम आते हैं द एटर्नल फेम ऑफ रीजन। ये तर्क के आधार पे चलते थे। तो सितंबर 27, 1833, जब इनकी उम्र 61 ईयर्स थी, तब इन्हें मेनिंजाइटिस हुआ एंड इनका निधन हो गया ब्रिस्टल में। इनके आखिरी शब्द थे ओम। बट एक जानने वाली बात थी, उन्होंने मरते दम तक अपना जनेऊ नहीं उतारा था, जिससे प्रूव होता है कि वो उन्होंने हिंदुइज्म छोड़ा नहीं था, वो बस उस हिंदुइज्म को अलग करना चाहते थे उन अंधविश्वास या फिर डार्कनेस ऑफ ब्लाइंड ट्रेडिशन से। अब हम एंड करते हैं इस वीडियो को विद अ कोट फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज द फर्स्ट सन ऑफ इंडियाज मॉडर्न डॉन। वो भारत के आधुनिक सवेरे के पहले सूरज हैं। थैंक यू एवरीवन, होप यू एंजॉयड द वीडियो।